14 जुलाई 1789। पेरिस की सड़कों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह के वक्त पूरे शहर में खौफ का माहौल था। अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी कि राजा लुई 16 ने अपनी सेना को पेरिस की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया है। लोगों को लग रहा था कि ये सेना उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने आ रही है। खौफ और गुस्से के इस कॉकटेल ने 7,000 लोगों को टाउन हॉल के सामने ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी एक जन सेना बनाई और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। वो हथियारों की तलाश में थे। इसी पागलपन में हजारों की भीड़ बास्टील की जेल की तरफ बढ़ी। बास्टील, जो राजा की निरंकुश सत्ता का सबसे बड़ा और खौफनाक प्रतीक था। कमांडर को मार दिया गया, कैदियों को रिहा कर दिया गया और उस विशाल किले को मिट्टी में मिला दिया गया। लोगों ने उस जेल की ईंटों को बाजार में एक यादगार की तरह बेचा, ताकि दुनिया याद रखे कि जब जनता जागती है तो तख्त और ताज कैसे हिल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? पेरिस के आम लोग अपने ही राजा के इतने खिलाफ क्यों हो गए थे? क्या ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा था या इसके पीछे सदियों का दर्द छिपा था? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 1774, जब 20 साल का एक नौजवान लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से होती है। एक नई शुरुआत, एक नया राजा। लेकिन लुइस को विरासत में मिला एक खाली खजाना। फ्रांस सालों से ब्रिटेन के साथ लंबी लड़ाइयों में उलझा था। खजाना पानी की तरह बह चुका था। ऊपर से अमेरिका की 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने की जिद में फ्रांस ने अरबों लीवरे का कर्ज और ले लिया। अब राजा पर 2 बिलियन लीवरे से ज्यादा का बोझ था और साहूकार अब 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे। सोचिए, एक तरफ कर्ज का प्रेशर, दूसरी तरफ वर्साय के आलीशान महल का बेतहाशा खर्चा और ऊपर से सरकारी दफ्तरों और फौज को चलाने की जिम्मेदारी। राजा के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जनता पर टैक्स बढ़ाना। लेकिन फ्रांस का समाज उस वक्त बेहद अजीब तरीके से बटा हुआ था। इसे हम ओल्ड रिजीम का एस्टेट सिस्टम कहते हैं। समाज के 3 हिस्से थे। फर्स्ट एस्टेट में चर्च के पादरी यानी क्लर्जी आते थे। सेकंड एस्टेट में शाही परिवार और अमीर कुलीन लोग यानी नोबिलिटी शामिल थी। और बाकी बचा हुआ 90% फ्रांस थर्ड एस्टेट में आता था, जिसमें किसान, मजदूर, वकील और व्यापारी शामिल थे। अब सबसे बड़ी नाइंसाफी देखिए। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास जमीन भी ज्यादा थी और उन्हें एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। उन्हें जन्म से ही विशेषाधिकार मिले हुए थे। सारा का सारा टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट के गरीब और आम लोगों को भरना पड़ता था। किसानों को चर्च को टाइथ नाम का धार्मिक टैक्स देना होता था और राजा को टाइल नाम का डायरेक्ट टैक्स। नमक और तंबाकू जैसी बेसिक चीजों पर भी टैक्स लगा था। ये वैसा ही था जैसे किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना। आम आदमी की कमर टूट रही थी और राजा के महल में दावतें चल रही थी। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। 1715 से 1789 के बीच फ्रांस की आबादी 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई। अब ज्यादा लोग थे तो खाने की डिमांड भी ज्यादा थी, लेकिन अनाज का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ा। खराब मौसम और सूखे ने फसलों को बर्बाद कर दिया। फ्रांस के मुख्य भोजन ब्रेड की कीमतें आसमान छूने लगीं। आम आदमी की मजदूरी वहीं की वहीं थी, लेकिन महंगाई रॉकेट बन चुकी थी। लोग भूखे मर रहे थे। अमीर और गरीब की खाई इतनी गहरी हो गई कि फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस यानी जीविका का संकट पैदा हो गया। जब इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बेसिक साधन भी न बचें, तो वो बगावत पर उतर आता है। पेरिस की बेकरी के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। औरतें घंटों इंतजार करतीं और खाली हाथ घर लौटतीं। गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण नजर आई। फ्रांस का शिक्षित मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जो व्यापार और पढ़ाई लिखाई के जरिए थोड़ा समृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, क्या किसी को सिर्फ इसलिए अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि उसने किसी खास परिवार में जन्म लिया है? जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे महान विचारकों ने नए आइडियाज दिए। लॉक ने राजा के दैवीय अधिकारों को चुनौती दी। रूसो ने कहा कि सरकार, जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक समझौता होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने सुझाव दिया कि पावर सिर्फ एक हाथ में नहीं, बल्कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटी होनी चाहिए। ये विचार सैलून, कॉफ़ी हाउस और अखबारों के जरिए आम लोगों तक पहुंचने लगे। लोग अब समझने लगे थे कि वो गुलाम नहीं हैं।
5 मई 1789, ये वो दिन था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। वर्साई के महल में एक शानदार सभा सजी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 प्रतिनिधि अपनी शान में बैठे थे और थर्ड एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े थे। पुरानी परंपरा के मुताबिक हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था, यानी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हमेशा मिलकर जीत जाते और टैक्स बढ़ जाता। लेकिन इस बार थर्ड एस्टेट के पढ़े लिखे लोगों ने बगावत कर दी। उन्होंने मांग रखी कि हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए। डेमोक्रेसी की ये पहली गूंज राजा को रास नहीं आई। उसने मांग ठुकरा दी और थर्ड एस्टेट के लोग विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। 20 जून 1789, वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना लेते, वे वहां से नहीं हटेंगे। उनका नेतृत्व कर रहे थे मिराबियो और एबे सईस। मिराबियो खुद एक कुलीन परिवार से थे और एबे सईस एक पादरी, लेकिन वे जानते थे कि फ्रांस को बदलाव की जरूरत है। उधर नेशनल असेंबली संविधान लिखने में बिजी थी और इधर फ्रांस की सड़कों पर अराजकता फैल रही थी। कड़ाके की ठंड ने फसलें बर्बाद कर दी थी और पेरिस में ब्रेड के लिए दंगे हो रहे थे। बगावत अब गांवों तक पहुंच चुकी थी। अफवाह उड़ी कि जागीरदारों ने लठैतों को बुलाकर फसलों को बर्बाद करने का प्लान बनाया है। डरे हुए किसानों ने कुदाल और फावड़े उठाए और जमींदारों के महलों यानी शैटू पर हमला कर दिया। उन्होंने सरकारी दस्तावेज जला दिए जिनमें लगान का हिसाब था। बड़े बड़े जमींदार अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में भाग गए। लुईस 16 ने देखा कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। उसने हार मान ली और नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की उस ऐतिहासिक रात को नेशनल असेंबली ने कानून पास किया। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, विशेषाधिकार छीन लिए गए और चर्च की जमीनें जब्त कर ली गई। रातों रात सरकार के पास 2 बिलियन लीवरे की संपत्ति आ गई। 1791 में फ्रांस का पहला संविधान बनकर तैयार हुआ। अब फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। राजा अब भी था, लेकिन अब उसे संविधान के दायरे में रहना था। शक्तियों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन यहाँ भी एक पेच था। वोट देने का अधिकार सबको नहीं मिला। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का हक था, यानी वे पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स भरते थे। महिलाएं और गरीब अब भी पैसिव सिटीजन्स थे। संविधान की शुरुआत हुई डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से, जिसमें जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी और कानून के सामने बराबरी को जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया गया। लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लुईस 16 अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। वो गुपचुप तरीके से प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को ख़त्म करने की साजिश रच रहा था। दूसरे देशों के राजा भी डरे हुए थे कि फ्रांस की ये आग उनके देशों तक न पहुंच जाए। इससे पहले कि वे हमला करते, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने खुद प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हजारों वॉलंटियर्स सेना में भर्ती हुए। वे इसे राजाओं के खिलाफ जनता की जंग मान रहे थे। इसी दौरान मर्सिलिस नाम का एक देशभक्ति गीत गाया गया, जो आगे चलकर फ्रांस का नेशनल एंथम बना। युद्ध ने फ्रांस की इकोनॉमी को और तोड़ दिया। मर्द जंग पर थे और औरतें घर और बाहर दोनों संभाल रही थी। जनता का एक बड़ा हिस्सा अब भी नाखुश था, क्योंकि 1791 के संविधान ने सिर्फ अमीरों को ताकत दी थी। इसी असंतोष से जन्म हुआ पॉलिटिकल क्लब्स का, और सबसे मशहूर क्लब था जैकोबिन क्लब। इसके मेंबर समाज के सबसे निचले तबके से थे, छोटे दुकानदार, जूता बनाने वाले, दिहाड़ी मजदूर। उनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये लोग लंबी धारीदार पतलून पहनते थे ताकि वे खुद को घुटने तक ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से अलग दिखा सकें। उन्हें सांस कुलोत कहा गया। 10 अगस्त 1792 की सुबह जैकोबिन्स ने टुलरीज के महल पर हमला किया, राजा के गार्ड्स को मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। फ्रांस से राजशाही का अंत हुआ और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। लुईस 16 पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कुछ समय बाद रानी मैरी एंटोइनेट का भी यही हश्य हुआ। अब फ्रांस में शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसे इतिहास रीजन ऑफ टेरर यानी आतंक के शासन के नाम से जानता है। 1793 से 1794 तक रॉबेस्पियर का राज था। रॉबेस्पियर समानता तो चाहता था, लेकिन उसके तरीके बेहद हिंसक थे। उसने कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई।
अगर कोई भी रिपब्लिक के खिलाफ बोलता, चाहे वो पुराना कुलीन हो, पादरी हो या रोबेस्पियर की अपनी पार्टी का मेंबर, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाता और गुलिटीन पर चढ़ा दिया जाता। गुलिटीन एक ऐसी मशीन जिसमें दो खंभों के बीच एक ब्लेड गिरती थी और पलक झपकते ही इंसान का सिर धड़ से अलग हो जाता था। रोबेस्पियर ने ब्रेड की राशनिंग की, चर्च बंद कर दिए और सबको जबरदस्ती इक्वालिटी ब्रेड खिलाई। लोग इतने तंग आ गए कि खुद उसकी पार्टी के लोग उसके खिलाफ हो गए। आखिरकार जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को भी उसी गुलिटीन पर चढ़ा दिया गया जिससे उसने हजारों को मारा था। रोबेस्पियर की मौत के बाद फ्रांस फिर से अस्थिर हो गया। अब सत्ता अमीर मिडिल क्लास के हाथ में आई। उन्होंने एक नया संविधान बनाया और डायरेक्टरी नाम की 5 सदस्यों वाली एक बॉडी बनाई जो शासन चलाएगी। लेकिन डायरेक्टरी के सदस्यों और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसी राजनीतिक अस्थिरता ने रास्ता साफ किया एक मिलिट्री डिक्टेटर के लिए, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने शुरू में कई अच्छे काम किए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा और नाप तौल का यूनिफॉर्म सिस्टम। यूरोप के लोग उसे एक लिबरेटर यानी आज़ाद कराने वाले मसीहा के रूप में देख रहे थे। लेकिन जल्द ही उसकी सेनाएं हमलावर नजर आने लगी। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई, लेकिन उसके द्वारा फैलाए गए आधुनिक कानून और स्वतंत्रता के विचार यूरोप में हमेशा के लिए रह गए। इस पूरी क्रांति में महिलाओं की भूमिका को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन वे शुरू से ही सक्रिय थीं। उन्होंने 60 से ज्यादा क्लब बनाए। उनकी मांग थी कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर वोटिंग अधिकार मिले। क्रांतिकारी सरकार ने उनके लिए स्कूल जाना जरूरी किया और तलाक को कानूनी बनाया, लेकिन वोटिंग राइट्स के लिए उन्हें 1946 तक इंतजार करना पड़ा। फ्रांस की क्रांति ने गुलामी यानी स्लेवरी को भी चुनौती दी। फ्रांस की कॉलोनियों में अफ्रीकी गुलामों से तंबाकू और कॉफ़ी की खेती कराई जाती थी। जैकोबिन्स ने 1794 में गुलामी खत्म की। नेपोलियन ने उसे फिर शुरू किया, लेकिन आखिरकार 1848 में स्लेवरी फ्रांस से हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की वो गूंज है जिसने पूरी दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। आज हमारे भारतीय संविधान में भी जो समानता के विचार हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी क्रांति से जुड़ी हैं। इस क्रांति ने साबित कर दिया कि कोई भी सत्ता जनता से बड़ी नहीं होती, और जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। उम्मीद है आपको फ्रांसीसी क्रांति की ये दास्तान समझ आई होगी। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, ये हमारी पहचान की कहानी है।